So now let's continue our next chapter, that is for the doubly beam. सिंगली बीम का आपने एनालिसिस पढ़ लिया। दो तरीके की चीजें आती है एनालिसिस में, वो आपने देख लिया। एनालिसिस का मतलब था यू हैव टू कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, तो इतना समझ में आ गया था हाउ टू कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। एंड नाउ देयर इज नेक्स्ट पार्ट व्हिच इज doubly reinforced beam, and here also you have to perform the same thing. It means that in doubly reinforced beam the reinforcement will be provided in both the region, that is in the tension region as well as in the compression region. जो टेंशन रीजन में एरिया ऑफ स्टील आप लिखते हो वो आपका AST था। यहां पे जो आप एरिया ऑफ स्टील लिखोगे ये ASC लिखोगे, दैट इज द एरिया ऑफ स्टील इन द कंप्रेशन रीजन। डबली रिइंफोर्स्ड बीम की रिक्वायरमेंट कब आती है? डबली रिइंफोर्स्ड बीम की रिक्वायरमेंट आती है व्हेन योर सिंगली रिइंफोर्स्ड बीम, पहला केस होता है व्हेन द सिंगली रिइंफोर्स्ड बीम इज गेटिंग ओवर रिइंफोर्स्ड, over reinforced हो रही है, then you have no other option. It means that the bending moment which is being provided externally over the beam is exceeding the balance moment of resistance of the beam, which is the maximum capacity of the beam. तो अगर वो exceed कर रहा है, in that particular case you have no option. You have to provide the doubly reinforced beam because over reinforced sections are not permissible. तो हम over reinforced नहीं देते हैं। इससे पहले जो हमने सिंगली पढ़ा था उसमें हमने डिजाइन कर दिया था, एनालाइज करके निकाल दी थी वैल्यूज, बट एक्चुअल में अगर मैं आपको बात करूं, क्योंकि अभी हमने डब्ल्यू इससे पहले पढ़ा नहीं था, तो अब क्या होगा डब्ल्यू पढ़ने के बाद जब भी आपका बैलेंस मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस की जो वैल्यू होगी वो वैल्यू से ज्यादा एक्सटर्नल मोमेंट की वैल्यू आ जाएगी, तो फिर आप डब्ल्यू बीम प्रोवाइड करोगे। मतलब बॉडी जो है, जो स्ट्रक्चर है, जो बीम है, वो हैंडल नहीं कर सकता उस एक्सटर्नल बेंडिंग मोमेंट को। फाइन। या फिर दूसरा ऑप्शन ये होता है कि आपका जो बीम का साइज है वो रिस्ट्रिक्टेड है। बीम का जो साइज है वो रेस्ट्रिक्टेड है। साइज रेस्ट्रिक्टेड होने का मतलब, फॉर एग्जांपल आपके पास एक सर्टेन लोड है, उस सर्टेन लोड की वजह से एक सर्टेन बेंडिंग मोमेंट आता है, उस सर्टेन बेंडिंग मोमेंट की वजह से एक आपने डिजाइन करके डेप्थ निकालते हो। मान लो जो डेप्थ की रिक्वायरमेंट आती है सिंगली मान के अगर आप डिजाइन कर रहे हो वो बहुत ज्यादा आ जाती है, बट जो जगह है जहां पे आपको बीम फिट करना है वो उतनी ज्यादा जगह वहां अवेलेबल ही नहीं है। इट मींस दैट व्हेन द साइज इज टू बी रेस्ट्रिक्टेड, व्हेन द स्पेस इज नॉट अवेलेबल एंड यू हैव टू प्रोवाइड द बीम, देन यू आर लेफ्ट विद नो अदर ऑप्शन बिकॉज यू कैन नॉट प्रोवाइड द बीम विद दैट मच ऑफ डेप्थ। उतनी ज्यादा डेप्थ की बीम आप नहीं दे सकते, तो फिर आपको डेप्थ कम करनी पड़ेगी। जब आपको डेप्थ छोटी करनी पड़ेगी तो फिर ऑब्वियस सी बात है, जब आप डेप्थ छोटी करोगे या तो सेक्शन बड़ा कर दो या डेप्थ छोटी करके आप रिइंफोर्समेंट बढ़ा दो, तो उस केस में आपको कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। तो फिर हम कॉम्प्रोमाइज करना नहीं चाहते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम डेप्थ को छोटा करते हैं और वहां पे सिंगली की जगह डबली बीम प्रोवाइड कर देते हैं। जो एक्स्ट्रा रिइंफोर्समेंट आता है उसको कुछ ऊपर डाल देते हैं कंप्रेशन रीजन के अंदर और वो हैंडल कर लेता है। तो इसका मतलब एक चीज समझ में आ गई है, डबली रिइंफोर्स्ड बीम दो केसेस होंगे तब प्रोवाइड किया जाएगा, या तो सिंगली बीम ओवर रिइंफोर्स जा रही है या फिर बीम का साइज रिस्ट्रिक्ट करा जा रहा हो, तब आप प्रोवाइड करोगे डबली रिइंफोर्स्ड बीम। डबली रिइंफोर्स्ड बीम ये आपके सामने बनी हुई है, इसमें दोनों तरफ रिइंफोर्समेंट है, ऊपर कंप्रेशन रीजन में भी, टेंसाइल रीजन में भी। यहां पे भी अगर आप डिस्टेंसेस मार्क करोगे तो अगेन द सेम केस विल बी देयर। ये हमारा इफेक्टिव कवर होगा नीचे वाला। सिमिलरली इसको यहां से भी एक इफेक्टिव कवर आप लिखोगे, ये वाला भी पोर्शन होगा ऊपर वाला, इसको मार्क कर लेते हैं, दिस इज डीसी, इसको डीसी लिख लेते हैं क्योंकि हमें ऊपर वाले की रिक्वायरमेंट आएगी। इसको तो हम इफेक्टिव कवर ईसी लिख के चलते ही हैं। इसके बाद वी ऑल्सो हैव दिस इज द इफेक्टिव डेप्थ, ये मेरा पूरा यहां से लेकर यहां तक का दिस इज आवर इफेक्टिव डेप्थ, ये आपका डी है, तो दिस इज योर स्मॉल डी, पूरा ऊपर से होगा डी, पूरा ऊपर से। फाइन। यहां पे एक स्ट्रेस डेवलप होगा, यहां पे कोई स्ट्रेस डेवलप होगा, व्हाटएवर द स्ट्रेस इज, लेट्स से दैट दिस इज सी स्ट्रेस। मुझे नहीं पता कि वेदर द सेक्शन इज ओवर रिइंफोर्स्ड, मुझे नहीं पता वेदर इट इज अंडर रिइंफोर्स्ड, आई एम कंसीडरिंग दैट सी स्ट्रेस विल बी डेवलप्ड, सी तो होगा ही होगा। एक स्ट्रेस इस स्टील के लेवल पे भी आएगा, ये जो कंप्रेशन स्टील है इसके पास भी कुछ कंप्रेसिव स्ट्रेसेस आ रहे होंगे। मान लो ये जो है ये है C1, ये जो स्ट्रेस इन द लेवल ऑफ कंप्रेशन स्टील है ये C1 स्ट्रेस डेवलप हो रहा है। सिमिलरली यहाँ नीचे आ जाओगे तो यहाँ पे आपको स्ट्रेस पता होता है, यहाँ पे जो स्ट्रेस डेवलप हो रहा होगा वो आपका हो रहा होगा सिग्मा ST की जगह T लिख लेते हैं, दिस विल बी T/M जो यहाँ डेवलप हो रहा होगा, क्योंकि ये जो एरिया है ये आपका MAST हो जाएगा। तो अभी हम बात कर लेते हैं एक्चुअल में एरिया को कन्वर्जन कैसे किया जाएगा। देखो ये वाले एरिया को तो आप MAST लिखते हो, ये आपको पता ही है, दिस इज द एरिया व्हिच यू कैन डायरेक्टली कन्वर्ट इनटू द कंप्लीट एरिया बाय मल्टीप्लाइंग विद द वैल्यू ऑफ M सीधा। अब बात करते हैं कंप्रेशन वाले रीजन के। देखो IRC आपका जो IS 456 कोड है, IS 456 कोड ये कहता है कि ये जो ऊपर वाला कंप्रेशन वाला स्टील है, जो कंप्रेशन वाला रीजन है, इसमें दो तरीके की
इसमें दो तरीके का इफेक्ट आता है। दो तरीके इफेक्ट का मतलब होता है, एक इसमें इलास्टिक इफेक्ट आता है, दूसरा इसमें प्लास्टिक इफेक्ट आता है, दैट इज क्रीप इफेक्ट भी आता है। तो आपको क्या करना होगा, ऐसा हमारा कोड बोलता है कि जो स्टील आपने ऊपर दी हुई है इसमें पूरा का पूरा एक तो इलास्टिक स्ट्रेन होगा, पूरा इलास्टिक स्ट्रेन पूरा का पूरा आप कंसीडर करोगे, प्लस 50% आप क्रीप स्ट्रेन भी कंसीडर करोगे। इसका मतलब जो भी इसके अंदर इफेक्ट आ रहा होगा उस इफेक्ट को जैसे आप मल्टीप्लाई करते हो, जो आपका एरिया है एक्चुअल में यहां पे अगर हम बात करें, जो हमारा एरिया है दैट इज MASC, मेरा जो एरिया है वो MASC है, बट यहाँ पे ये हमारा कोड ये बोलता है कि आप M में इस एरिया में 1.5 का मल्टीप्लीकेशन करोगे, जिसमें 1 जो है ये आपको पूरा इलास्टिक स्ट्रेन बता रहा होगा और 50% जो इफेक्ट आपको एक्स्ट्रा लेके चल रहा है वो प्लास्टिक स्ट्रेन मतलब क्रीप स्ट्रेन आपको लेके चल रहा है। जो क्रीप का इफेक्ट आया होगा, लॉन्ग टर्म इफेक्ट आया होगा, वो आपको कंसीडर करके चलना है। इसका मतलब यहाँ पे जो ऊपर वाला एरिया होगा ये हो जाएगा 1.5 M into ASC। यहाँ पे क्या क्या चीजें इंक्लूडेड है, इलास्टिक प्लस क्रीप स्ट्रेन, ये ऐसा कोड बोलता है तो माननी पड़ती है हमें कोड की बात, हम उसकी बात काट नहीं सकते। इट मींस दैट दिस इज द वैल्यू ऑफ एरिया व्हिच इज प्रेजेंट इन दिस पर्टिकुलर you can say that this particular area which is actually the concrete portion। अब आपने स्टील को कंक्रीट में कन्वर्ट कर दिया है और अब ये वाला एरिया जो आपके सामने लिखा है ये कंक्रीट का एरिया है। कौन से पोर्शन में, कंप्रेशन रीजन में। ये भी कंक्रीट का एरिया कौन से पोर्शन में, टेंसाइल पोर्शन में। फाइन, अब मुझे एक चीज यहाँ पे ध्यान रखनी है, जब भी मुझे कैलकुलेशंस करनी होगी, जब भी मुझे एनालिसिस करनी होगी, तो यू नो दैट व्हेन you have to perform the analysis, the first thing which you have to do is that you have to calculate the value of actual depth of neutral axis। आपको सबसे पहले एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस चाहिए होगी। तो मान लो यहां से मैं एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस जो है ये XA पे मान लेता हूं, सीधा मैंने एक्चुअल डेप्थ की बात करी है। यहाँ पे लेट्स से दैट दिस इज XA व्हिच इज एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। नाउ इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस क्या स्टेप्स आपको यूज करने होते थे, आप यूज करते थे सिंपल से स्टेप, इसमें आप मोमेंट ऑफ एरिया को इक्वेट करते थे। द सेम केस इज हियर, यू हैव टू इक्वेट द मोमेंट ऑफ एरिया। स्टेप 1, मोमेंट ऑफ एरिया अबव द न्यूट्रल एक्सिस। अबव द न्यूट्रल एक्सिस एक तो ये पूरा कंक्रीट एरिया है, ये B है और वो XA है, तो इसका मतलब एक तो ये हो गया आपका, ध्यान से देखना, B इंटू XA बाई 2 प्लस ये जो स्टील है, इस स्टील को हटा के इस होल में सब में कंक्रीट भर दी गई है। स्टील थी आपकी, स्टील जो आपकी थी वो ASC एरिया की थी। ASC मतलब इस एरिया पे आपने जो बार लगाई होगी, स्टील की रिइंफोर्समेंट लगाया होगा, वो रिइंफोर्समेंट ने ASC एरिया ऑक्यूपाई किया था। 1.5 M से मल्टीप्लाई करा तो कंक्रीट पूरा उसमें आपने कन्वर्ट करके स्टील निकाल के कंक्रीट भर दी। इसका मतलब अब अगर आप इस वाले पोर्शन के एरिया को कंसीडर करोगे तो इसको मैं लिख सकता हूं, इसका जो मोमेंट होगा दिस इज 1.5 M ASC ब्रैकेट, ये वाला जो एरिया है ये यहां से इतने डिस्टेंस पे होगा। इसका मतलब अगर आप इतना डिस्टेंस को कंसीडर करोगे तो दिस डिस्टेंस विल बी XA माइनस का DC, दिस विल बी द डिस्टेंस, दिस इज XA माइनस DC, दिस इज 1.5 M ASC XA माइनस DC। बट अगर आप ध्यान से देखो तो व्हेन वी हैव रिटन दिस मोमेंट ऑफ एरिया इन दिस पर्टिकुलर केस वी हैव काउंटेड द एरिया ऑफ दीज होल ट्वाइस। दो बार काउंट कर लिया है इन होल का एरिया। कौन सा होल का एरिया, जिसमें स्टील बार लगी थी। कैसे, पहले आपने ये एरिया लिखा B इंटू XA अपॉन 2, ये मोमेंट ऑफ एरिया लिखा, मतलब आपने माना पूरा ऊपर कंक्रीट है। फिर आपने क्या किया, आपने ये कहा कि उस होल में से मैंने स्टील निकाल दिया और इतना एक्स्ट्रा कंक्रीट भर दिया। तो जब आपने कंक्रीट भरा तो उन होल में फिर से कंक्रीट भर दिया। मतलब ये जो एरिया आपने लिखा है 1.5 M ASC इंटू XA माइनस DC, ये तो मोमेंट ऑफ एरिया मैंने लिखा है, ये एक्चुअली मैंने इसमें भी दोबारा से काउंट कर लिया कि उस होल का एरिया जो प्रेजेंट होगा। इसका मतलब यहाँ पे मुझे एक बार उस होल का एरिया माइनस करना पड़ेगा। इट मींस दैट व्हाट आई हैव टू डू इज दैट आई हैव टू सबट्रैक्ट द एरिया व्हिच इज ASC इज द एरिया ऑफ स्टील और द एरिया ऑफ होल इनटू दिस इज XA माइनस का DC। यू हैव टू सबट्रैक्ट दिस वैल्यू। समझ में आ रहा होगा। और नीचे जो आप नीचे वाले पोर्शन में लिखते हो, नीचे वाले पोर्शन में कंक्रीट किसी भी काम की नहीं होती, सिर्फ एक ही चीज काम का होता है, दिस इज M इंटू AST इंटू D माइनस XA। ये आंख बंद करके इतना ही लिखना है। समझ में आ रहा होगा। जब आपने ये पूरा एरिया माना तो आपने पूरा कंक्रीट माना, ये माना ही नहीं कुछ है। फिर आपने इसको भी माना, इसको भी कंसीडर किया कि ये स्टील थी, इसको कंक्रीट बनाया गया। जब कंक्रीट बनाया गया तो होल में भी कंक्रीट गई और एक्स्ट्रा कंक्रीट भी आई है। मतलब बेसिकली कुछ ऐसा सिस्टम बना होगा, इतना कंक्रीट आया होगा। अब ऐसे केसेस में क्या हो गया, ऐसे केसेस में ये होल का एरिया में भी कंक्रीट आपने फिर से मान लिया, पहले भी मान चुके थे, तो उसका मतलब जो होल का एरिया माइनस करना पड़ेगा, उसमें तो कंक्रीट एक ही बनाएगी।
तो माइनस जब करोगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया माइनस करना पड़ेगा ना। इसका मतलब आपको जो फाइनल इक्वेशन मिलेगी ये मिलेगी b इंटू एक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1.5 m माइनस 1 इंटू ASC, दिस इज एक्स ए माइनस का DC, दिस इज इक्वल टू m AST इंटू D माइनस एक्स ए। m वगैरह आपको निकालना आता ही है, 280 अपॉन 3 सिग्मा CBC वैसे का वैसा ही रहेगा। m ग्रेड आपको पता होगा कंक्रीट का, परमिसिबल स्ट्रेस आप टेबल से जानते हो, स्टील का ग्रेड भी आपको पता होगा। यहां से आपको क्या मिल जाएगा इस इक्वेशन से, इस पहली इक्वेशन से हमें क्या मिलता है, इस पहली इक्वेशन से हमें कैलकुलेट हो जाता है XA की वैल्यू। It means that now you will get the actual depth of neutral axis. Fine. After calculating the value of actual depth of neutral axis, now what you have to do is that you have to check this value. You will calculate XC. XC is equal to small k into dk की वैल्यू आप जानते हो। अब आप क्या करोगे, now you will check. For example, let's say that this first case ले लेते हैं, this XA value is greater than XC, this section of over-reinforced beam, which is a doubly beam but it is over reinforced, it is XA is greater than XC, XA greater than XC आ गया और क्रिटिकल डेप्थ के ऊपर चला गया है। अगर ऐसा केस आता है तो लेट्स ड्रॉ द स्ट्रेस डायग्राम फर्स्ट, देन वी विल टॉक अबाउट इट। सबसे पहले बैलेंस का बना लेते हैं, हमेशा ऐसे ही करना, एक बार प्रैक्टिस हो जाएगी देन यू कैन ड्रॉ डायरेक्टली, बट इनिशियली यू हैव टू यूज दिस स्ट्रेस डायग्राम फॉर क्लैरिटी, कि सीधा समझ में आ जाए। सबसे पहले बैलेंस बना लिया, ये मेरा बैलेंस है और यहाँ पे बीच में जो मेरा न्यूट्रल एक्सिस है ये मेरा XC है। फाइन, अब व्हाट वी आर कंसीडरिंग कि XA जो है दिस इज XC, दिस इज ग्रेटर देन XC, XA XC से ज्यादा है, ओवर इन्फोर्स आपने माना हुआ है। इसका मतलब जो आपका सेक्शन अब आ रहा होगा, दिस सेक्शन विल बी समवॉट हियर, यहाँ पे न्यूट्रल एक्सिस आ रहा होगा। ओवर इन्फोर्स सेक्शन के केस में पहले क्या फेल हो जाता है, ओवर इन्फोर्स सेक्शन के खेल में आप जानते हो सबसे पहले कंक्रीट फेल हो जाता है। ओवर इन्फोर्स के केस में ओवर इन्फोर्स हो रहा है आपका, इसका मतलब स्टील फेल नहीं होगा, कंक्रीट अपनी फाइनल पोजीशन में पहुंच गया होगा, कुछ ऐसा स्ट्रेस डायग्राम बनता है। इसका मतलब ये है इस स्ट्रेस डायग्राम में ये जो वैल्यू है यहां से लेकर यहां तक की ये एक्चुअल में XA है, दिस इज XA, और ये डैश डैश वाला जितना भी पोर्शन है ये एक्चुअल में एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो आपके सामने जो आपके पास स्ट्रेस डायग्राम आपको कंसीडर करना है वो स्ट्रेस डायग्राम ये वाला है, शेडेड वाला जो स्ट्रेस डायग्राम मैं यहाँ शेड कर रहा हूं, दिस इज द स्ट्रेस डायग्राम व्हिच यू हैव टू कंसीडर। ये स्ट्रेस डायग्राम आपको कंसीडर करना है समझने के लिए। अब ये डबली रेनफोर्स बीम की बात हो रही है, इसका मतलब ये कंक्रीट पे यहाँ पे जो ये वैल्यू पहुंचा होगा ये पूरा सिग्मा CBC पहुंच गया होगा, लेकिन एक स्टील यहां पे भी कहीं लगी हुई थी, इसका मतलब उसको भी तो कंसीडर करना पड़ेगा, तो एक उसके लेवल पे भी स्ट्रेस आ रहा होगा। मान लो यहां पे कोई स्ट्रेस आ रहा है आपका C1 जो आपने पहले माना था, यहां से कितने डिस्टेंस पे था, ये DC डिस्टेंस पे था C1। इसका मतलब ये है कि अगर अब मुझे इसका मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस लिखना है, यहाँ पे कितनी वैल्यू आ रही होगी, यहाँ पे आ रहा होगा समवॉट T/M, जो ऑब्वियस सी बात है सिग्मा ST अपॉन M से कम ही होगा, दैट्स फॉर श्योर। तो ऊपर वाली वैल्यू से लिख लेते हैं क्योंकि यहाँ पे हम इजीली ऊपर से लिख सकते हैं। अगर आपको मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस लिखना है इस ओवर रिइंफोर्स सेक्शन के लिए, एक्चुअल में ओवर रिइंफोर्स परमिसिबल नहीं होता है, बट फिर भी क्योंकि WSM में ऐसा कुछ बोला नहीं था, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ओवर रिइंफोर्स सेक्शन के लिए अगर मुझे लिखना है तो व्हाट आई विल डू, क्या होता है एरिया इनटू एवरेज स्ट्रेस, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इसका मतलब यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस की जब बात की जाएगी, अब देखो समझने वाली बात क्या है, मैं ऊपर से क्यों लिख रहा हूं। आप हमेशा एक चीज ध्यान रखना, आगे से जब सिंगली बीम है तो कोई दिक्कत नहीं है, इसके अलावा कोई भी बीम हो आप हमेशा कंप्रेशन साइड से लिखना, इस चीज को फिक्स कर लो, अदरवाइज कंफ्यूजन होगा। कंफ्यूजन क्यों होगा वो भी मैं समझा दूंगा। पहले हम बात कर लेते हैं अपने फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस की। देखो ऊपर अगर आप ये वाला जो पोर्शन है इसके ऊपर का पूरा पोर्शन आपको कंसीडर करना है। इस पोर्शन की बात करते हो तो इस पोर्शन के अंदर दो चीजें हैं, एक तो कंक्रीट है पूरा जो सिग्मा CBC से 0 तक वेरी कर रहा है, तो इसके लिए जो फोर्स होगी वो मान लो F1 है, तो वो F1 जो है इनटू द लीवर आर्म 1, ये कंक्रीट वाली फोर्स हो गई जिसमें सिर्फ और सिर्फ कंक्रीट है। इसके अलावा ऊपर एक और फोर्स आ रही है, तो एक तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कंक्रीट का हो गया, दूसरी भी जो चीज है वो है आपकी जो स्टील लगी हुई है कंप्रेशन की, ये वाली जो स्टील लगी इस पे भी तो कुछ फोर्स आ रही होगी, इसकी भी कुछ फोर्स होगी। इसकी फोर्स क्या होगी, इसका स्ट्रेस इंटू इसका एरिया इंटू द लीवर आर्म 2। अब लीवर आर्म 1 और लीवर आर्म 2 की बात कर लेते हैं। देखो यहां पे एक टेंसाइल फोर्स आ रही है, ऊपर दो कंप्रेसिव फोर्स आ रही है। यहां पे ध्यान रखना, एक जो कंप्रेसिव फोर्स कंक्रीट वाली है वो कहीं ऐसे लग रही होगी,
जो कॉम्प्रेसिव फोर्स कंक्रीट वाली है वो कहीं ऐसे लग रही होगी, इसका मतलब वो जो कॉम्प्रेसिव फोर्स है एक लीवर आर्म तो उस कॉम्प्रेसिव फोर्स का लीवर आर्म होगा। एक्चुअल में जो कंक्रीट की कंप्रेसिव फोर्स होगी वो F1 होगी, वो ये होगी मान लो जो लग रही है, जो पूरे एरिया में लग रही है ऊपर से यहां तक। दूसरी जो कंप्रेसिव फोर्स निकल के आएगी वो इस स्टील में निकल के आएगी, जो यहाँ स्टील लगी है और स्टील की स्ट्रिप पतली सी है, तो वो कंप्रेसिव फोर्स जो F2 है वो उस पतली सी स्ट्रिप पे ही लगी होगी। इसका मतलब यहाँ पे एक और लीवर आर्म होगा, जो लीवर आर्म यहां से यहां तक का लीवर आर्म कंसीडर किया जाएगा, 10 विद द लीवर आर्म। इसका मतलब मेरे पास दो लीवर आर्म हो गए, एक मेरे पास ये लीवर आर्म 1 हो गया, एक मेरे पास ये लीवर आर्म 2 हो गया। अब F1 और F2 की बात करते हैं। F1 जो है ये फोर्स है पूरे कंक्रीट का जो कंप्रेशन रीजन में, इसका मतलब एरिया जो आप लोगे ये लोगे आप B इंटू एक्स से, दिस इज एरिया इंटू एवरेज स्ट्रेस इज सिग्मा CBC डिवाइडेड बाई 2 इंटू द लीवर आर्म इज D माइनस एक्स ए डिवाइडेड बाई 3, क्योंकि ये जो है ये ऊपर से एक्स ए बाई 3 पे ही लग रहा होगा। ये तो क्लियर हो गया जैसे नॉर्मल था सिंगली वाला। बात करते हैं इसकी, ये जो स्टील है इसके लिए जब आप लिखोगे तो एरिया इंटू एवरेज स्ट्रेस, एरिया की बात करो। इस पोर्शन में जब आप एरिया लिख रहे थे, नेट एरिया जो आपने अभी ऊपर लिखा था, जो इस वाले पोर्शन का आपने नेट एरिया लिखा था वो आया था 1.5 M-1 ASC। ये एरिया था, नेट एरिया था, जो नेट इफेक्टिव एरिया था उस एक्स्ट्रा होल को माइनस करके। इसका मतलब उतना ही एरिया लिखा जाएगा। एरिया इज 1.5 M-1 ASC, ये तो एरिया हो गया, इंटू एवरेज स्ट्रेस। फोर्स इज इक्वल टू एरिया इंटू एवरेज स्ट्रेस। एवरेज स्ट्रेस वही स्ट्रेस होगा जो इस पोर्शन में आ रहा होगा। इस पोर्शन में जो स्ट्रेस आ रहा है वो C1 माना है, इसका मतलब दिस इज C1, क्योंकि ये बहुत पतली सी जगह है, एरिया इतना ज्यादा है नहीं कि स्ट्रेस वेरी कर जाए, तो दिस इज अलोंग द स्ट्रिप ऑफ स्टील ओनली। तो एरिया इंटू एवरेज स्ट्रेस ये फोर्स हो गया। इंटू द लीवर आर्म की बात करते हैं, ये जो है ये फोर्स, ये जो स्ट्रिप है ये ऊपर से DC डिस्टेंस पे लग रही है, इसका मतलब इसका लीवर आर्म DC होगा। इसका मतलब लीवर आर्म मतलब DC नहीं होगा, लीवर आर्म DC नीचे होगा। तो अगर आप इस लीवर आर्म की बात करोगे, ये वाला जो लीवर आर्म है लीवर आर्म 2, ये हो जाएगा D माइनस DC, लिख सकते हैं इसको D माइनस DC, रिमेनिंग पोर्शन। नाउ व्हाट यू विल डू, यू विल यूज द वैल्यू एंड यू विल कैलकुलेट दिस आंसर। दिस विल बी द मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। यहाँ पे अगर आप थोड़ा भी ध्यान से देख रहे होगे तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आया होगा कि सर ये C1 कैसे निकालेंगे। C1 निकालना बहुत आसान है। सिग्मा CBC ऊपर कंक्रीट पूरा फेल हो रहा है क्योंकि ये ओवर इन्फो सेक्शन नहीं है, आपको ओवर इन्फो सेक्शन है ये। अगर ये ओवर इन्फो सेक्शन है तो पूरा कंक्रीट फेल हो रहा है, ऊपर स्टील तो फेल हो नहीं रहा, कंक्रीट पूरा फेल हो रहा है। तो सिग्मा CBC की वैल्यू आपके पास है, और अगर सिग्मा CBC की वैल्यू आपके पास है तो आप सिमिलर ट्रायंगल लगा के निकाल सकते हो। सिग्मा CBC डिवाइडेड बाय दिस C1, this will be equal to this total distance which is XA divided by this total distance from here to here. This will be XA minus का DC। तो XA upon XA minus DC। तो यहां से आप सिग्मा CBC आपके पास है, XA आप निकाल चुके हो, DC आपको गिवन होगा। गिवन नहीं होगा तो आप मान लोगे 40 मान सकते हो, 50 मान सकते हो। अगर इफेक्टिव कवर कभी दिया ना हो 40 mm 50 mm बीम में आप अज्यूम कर सकते हो। यहां से यू कैन कैलकुलेट C1, पूरी वैल्यू पुट करोगे, you'll get your answer। अब मैंने आपको ऊपर से निकालने को क्यों कहा, नीचे से निकालने को क्यों नहीं कहा? देखो अगर आप इसको नीचे से लिखते तो इसका मतलब फिर आप नीचे एक फोर्स है और उसको दो फोर्स के रिस्पेक्ट पे मेजर किया जाता, तो आपको यहाँ पे एवरेज लेना पड़ता। दिस इज इतने इंटू इतने प्लस इतने इंटू इतने अपॉन टोटल, तो वहां पे कंफ्यूजन हो जाता है, बच्चे गलत कर देते हैं। इसलिए कोई दिक्कत ही नहीं है, आप सीधा ऊपर से लिखो। जितनी भी चीजें, जितना भी सेक्शन, जितना भी मटीरियल एक्सिस के ऊपर है वो सारा अपनी स्ट्रेंथ देगा। एक्सिस के ऊपर यहाँ पे स्टील है और कंक्रीट है, तो स्टील और कंक्रीट दोनों अपनी स्ट्रेंथ देगा। स्ट्रेंथ का मतलब फोर्स इंटू एरिया, फोर्स का मतलब एरिया, मतलब स्ट्रेंथ का मतलब जो आप लिख रहे हो स्ट्रेस इंटू एरिया। स्ट्रेस का मतलब होता है एवरेज स्ट्रेस। एवरेज स्ट्रेस कंक्रीट जो है उसमें जो एवरेज स्ट्रेस है वो सिग्मा CBC प्लस 0/2 है, बट स्टील जो है उसमें तो एवरेज स्ट्रेस है ही नहीं, वो तो C1 है, तो उसका एवरेज स्ट्रेस C1 इंटू उसका एरिया, वही हमने यहाँ पे लिखा हुआ। ये एरिया हो गया, ये C1 हो गया, ये एरिया हो गया, ये उसका एवरेज स्ट्रेस हो गया। ये लीवर आर्म पहले वाले का जैसे सिगली का था और ये लीवर आर्म इसका। यहाँ से आपको टोटल मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस मिल जाएगा अगर सेक्शन ओवर रेनफोर्स था। बट अगर सेक्शन अंडर रेनफोर्स होता तो क्या फर्क पड़ता? कोई फर्क नहीं पड़ता, बहुत ईजी हो जाता। जैसे अभी आप बना के चल रहे हो बिल्कुल वैसे ही होता। समझ लेते हैं, अगर सेक्शन मेरा केस 2 है और मेरा XA की वैल्यू जो है ये XC से कम है और जो सेक्शन निकल के आ रहा है ये मेरा अंडर रेनफोर्स निकल के आ रहा है, जो मैं कोशिश करूंगा आना चाहिए प्रैक्टिकल केसेस में। अंडर रेनफोर्स सेक्शंस आर डिजायरेबल। बना लेते हैं, अंडर रेनफोर्स सेक्शन बना लेते हैं। सबसे पहले बैलेंस सेक्शन बनाओ एज यूजुअल। बैलेंस सेक्शन मैंने बना दिया, एक बार प्रैक्टिस हो जाएगी फिर डायरेक्ट बना लेना। ये मेरा बैलेंस सेक्शन हो गया, ठीक है। बैलेंस सेक्शन का मतलब ये मेरा XC हो गया, एंड लेट्स मार्क दिस इज
एक्स सी। अब आपको क्या करना है, इसको अंडर रेनफोर्स बनाना है। अंडर रेनफोर्स मतलब न्यूट्रल एक्सिस ऊपर जाएगी, न्यूट्रल एक्सिस ऊपर जाएगी। इट मींस दैट द न्यूट्रल एक्सिस विल बी हियर समवॉट। अंडर रेनफोर्स सेक्शन इज दिस, दिस इज द न्यूट्रल एक्सिस। नाउ इफ दिस इज द न्यूट्रल एक्सिस, इट मींस दैट अगर अंडर रेनफोर्स सेक्शन है तो स्टील कम है, इसका मतलब स्टील पहले अपनी यील्ड पॉइंट पे पहुंचेगा और तब तक कंक्रीट बहुत ही छोटी सी वैल्यू अटेन किया होगा। इसका मतलब स्टील जो है ये यहां पहुंच गया कितने पे, सिग्मा एस टी अपॉन एम पे पहुंच गया, लेकिन जो कंक्रीट है वो कहीं यहीं पहुंचा हुआ है। मान लो ये सी पे ही पहुंचा है, जो ऑब्वियस सी बात है सिग्मा सीबीसी से बहुत कम होगा। इसका मतलब अब जो आपको कंसीडर करना है, जो पोर्शन आपको लेके चलना है वो ये वाला पोर्शन है। जो स्ट्रेस डायग्राम आपको लेके चलना है वो ये वाला स्ट्रेस डायग्राम है जो आप कैलकुलेशंस के लिए यूज करोगे। इस स्ट्रेस डायग्राम को अगर ध्यान से देखोगे तो इस डायग्राम के अंदर भी एक यहाँ पे सी आ रहा है, लेकिन यहाँ पे भी कहीं तो स्टील थी तो वहां भी कुछ वैल्यू होगी, मान लो वो C1 होगी। फाइन, अब भले ये छोटा वैल्यू हो गया क्योंकि स्टील ऊपर फेल हो रहा है, लेकिन वैल्यूज यहाँ पे भी सारी की सारी एग्जिस्ट कर रही होंगी। यहां से यहां तक की वैल्यू XA है, यहां से यहां तक की वैल्यू DC है, और यहां से यहां तक की वैल्यू XA माइनस DC, सारी वैल्यूज है। ये XA है, ये DC है, और ये XA माइनस DC है, सारी वैल्यूज आपके पास है। अब अगर मुझे लिखना है यहाँ पे मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, तो मैं अभी भी I'll write it from the top only, because again the same thing, if I'll write it from the bottom then I have to calculate the forces and I have to calculate the average lever arm। कंफ्यूज नहीं होना है, ऊपर से ही लिखना है। ऊपर इतना मटेरियल है, सबकी फोर्स लिख दो। लिखते हैं मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस मतलब F1 इंटू LA1 ये कंक्रीट का हो गया, प्लस F2 इंटू LA2 ये ऊपर लगी स्टील का हो गया। F1 फोर्स एरिया इंटू एवरेज स्ट्रेस, एरिया B इंटू एक्स से यही होगा कंक्रीट का एरिया, एवरेज स्ट्रेस C अपॉन 2, C प्लस 0/2 इंटू लीवर आर्म 1, लीवर आर्म 1 कंक्रीट का लीवर आर्म ऊपर से XA/3 पे होगा तो क्या आता है D माइनस XA/3। समझ में आ रहा होगा ना, ऊपर से XA/3 पे ये फोर्स लग रही होगी तो यहां से यहां तक का कितना हो गया D माइनस XA/3 प्लस का F2 एरिया इंटू एवरेज स्ट्रेस, एरिया स्टील का एरिया 1.5 M-1 ASC, ये एरिया हो गया वहां पे इफेक्टिव एरिया, इंटू एवरेज स्ट्रेस कितना है C1 into the lever arm is D minus DC. Now this will be the case, but here these two values C and C1 both are unknown. There's no issue in that. Why no issue? Because the structure is under reinforced. मतलब जो स्टील का सिग्मा ST है वो डायरेक्टली मुझे यहाँ पे पता है। तो अब मैं क्या करूंगा, पहले सिमिलर ट्राइंगल लगाऊंगा इस बड़े बड़े और छोटे छोटे ट्राइंगल के अंदर। कैसे? C अपॉन XA, दिस इज इक्वल टू सिग्मा ST अपॉन M डिवाइडेड बाय D माइनस एक्स। यहां से सबसे पहले मैं C निकालूंगा, उसके बाद C निकालने के बाद अब इस ट्राइंगल में सिमिलर ट्राइंगल लगा दूंगा। कैसे? इस ट्राइंगल सिमिलर ट्राइंगल जैसे अभी पहले लगाया था, C अपॉन C1 इज इक्वल टू XA अपॉन XA माइनस DC। यहां से मुझे क्या मिल जाएगा, C1 मिल जाएगा। C भी मेरे पास है, C1 भी मेरे पास है, दोनों की वैल्यू यहां पुट करूंगा, मेरे को आंसर आ जाएगा। इसका मतलब एक चीज क्लियर हो गई यहाँ पे, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस जब भी मुझे निकालना है, चाहे सिंगली हो चाहे डबली हो, आई हैव टू यूज द सेक्शन फ्रॉम द टॉप मोस्ट पोर्शन ओनली। इट मींस दैट न्यूट्रल एक्सिस के नीचे की कोई भी चीज कंसीडर नहीं करनी है, इतना ध्यान रखना है, अदरवाइज कंफ्यूजन हो जाएगा। समझ में आ रहा होगा। डबल रेनफोर्स सेक्शन के अंदर आपने अंडर रेनफोर्स देख लिया, ओवर देख लिया। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट विच इज बैलेंस सेक्शन, जो आप डिजाइन में यूज करोगे। बैलेंस्ड सेक्शन, बैलेंस सेक्शन की अगर आप बात करोगे तो बैलेंस सेक्शन के केस में यू हैव टू यूज XA इज इक्वल टू XC, कोई दिक्कत नहीं है। बैलेंस सेक्शन में XA इज इक्वल टू XC को क्या यूज करोगे, K इंटू D यूज करोगे। तो जैसे सिंगली के अंदर किया था सेम केस वैसे ही है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। कैसे लिखोगे, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस में डायरेक्ट लिख देता हूं, दिस विल बी इक्वल टू एरिया B इंटू XA इंटू एवरेज स्ट्रेस। अब बैलेंस सेक्शन है तो कंक्रीट भी टॉप पे पहुंचा होगा अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे, स्टील भी पहुंचा होगा। दिस विल बी सिग्मा CBC अपॉन 2 इंटू D माइनस XA अपॉन 3, ये तो कंक्रीट का हो गया, प्लस एरिया, कितना एरिया 1.5 M-1, किसका एरिया, इफेक्टिव एरिया जो पोर्शन वहां लगा है, इंटू ASC ये हो गया इफेक्टिव एरिया, इंटू एवरेज स्ट्रेस C1 इंटू D माइनस DC। नाउ द इश्यू इज दैट I have to calculate this C1. C1 I can easily calculate, and instead of XA, what I'll write it, I'll write here XC. Rest of the values I already have. This is I'll write XC here. बाकी सब मेरे पास ऑलरेडी है, बस C1 मुझे चाहिए। C1 निकालना बहुत आसान है। कैसे निकलेगा C1, सिग्मा CBC अपॉन C1 दिस इज इक्वल टू XA अपॉन XA माइनस DC। यहां से मेरा C1 कैलकुलेट हो जाएगा। इस C1 को उठा के मैं यहाँ पुट कर दूंगा
आंसर मेरा कैलकुलेट हो जाएगा। इस पूरे को डिवाइडेड बाई 10⁶ कर दूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा किलो न्यूटन मीटर में। अदरवाइज आंसर किस में आएगा? न्यूटन mm में। समझ में आ रहा है? क्योंकि सारी डायमेंशन आप किस में लेके चल रहे हो? mm में लेके चल रहे हो। तो ये बैलेंस सेक्शन का केस हो गया। बैलेंस सेक्शन के केस में इट्स वेरी इजी बिकॉज यू नो दैट बोथ ऑफ द थिंग्स विल बी कैरिंग फील्ड टुगेदर साइमल्टेनियसली। तो डबल रिइंफोर्स्ड बीम तब प्रोवाइड किया जाता है, कब प्रोवाइड किया जाता है? व्हेन the section has to be restricted, size is to be restricted, or you have no other option that you have no other option, your singly reinforced beam is getting over reinforced, तो आपको over reinforced देना नहीं होता है, तो स्टील आपको प्रोवाइड करनी ही करनी है, तो आप कंप्रेशन रीजन में भी डालते हो। एक चीज ध्यान रखना है यहाँ पे, एक चीज यहाँ पे ध्यान रखना, स्टील जो आप कंप्रेशन रीजन में डालते हो ना, जब आप कंप्रेशन रीजन में स्टील लगा देते हो तो एक चीज ध्यान रखना, ऊपर वाले पोर्शन में कंक्रीट की वजह से कंप्रेसिव फोर्स ऑलरेडी आ रही थी, ध्यान रखना। अब आपने स्टील और लगाया तो उसकी वजह से कंप्रेसिव फोर्स बढ़ गई, तो एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जब आपने एक्स्ट्रा स्टील ऊपर डाली है तो उस एक्स्ट्रा स्टील की जो कंप्रेसिव फोर्स जनरेट हुई है, उस कंप्रेसिव फोर्स को संभालने के लिए नीचे थोड़ी सी बार एक्स्ट्रा और लगानी पड़ती है। इससे ऊपर जो कंप्रेसिव फोर्सेस बढ़ गई हैं वो नीचे की टेंसाइल फोर्सेस के साथ मेंटेन हो जाए, स्टेबल हो जाए, बराबर हो जाए। समझ में आ रहा होगा ना? ऊपर कुछ एक्स्ट्रा सामान लगा दिया, ऊपर कुछ एक्स्ट्रा सामान लगा दिए तो व्हाट यू हैव टू मैनेज दैट पर्टिकुलर फोर्स ना। ऊपर कंप्रेशन ज्यादा आ जाएगा, ऊपर ज्यादा संभालने के लिए कोई आ गया तो नीचे भी तो चाहिए, फिर नीचे टेंशन के लिए आपको 2-3 एक्स्ट्रा बार लगानी पड़ती है। इस चीज को हम अभी डिजाइन जब करेंगे इसका डब्ल्यू का, तो उस केस में हम इसको समझेंगे। तो अभी इतना एनालिसिस का सिस्टम समझ में आ गया होगा। ये सिंपल एनालिसिस था। इसी एनालिसिस को दूसरे तरीके से भी मांगा जा सकता है, पूछा जा सकता है। जैसे हमने वहां एडिक्वेसी चेक करने को बोला था, डब्ल्यू में भी बोल सकते हैं कि एडिक्वेसी चेक करो, एडिक्वेसी चेक डब्ल्यू में भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपको कुछ नहीं करना है। जब भी आपको एडिक्वेसी चेक करने को बोलेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू हैव टू डू इज दैट यू हैव टू कैलकुलेट एक्स से तो आपको निकालना है। एडिक्वेसी चेक करने को बोलेंगे तो क्या करेंगे? एम जो होगा ये गिवन होगा आपको, मॉडुलर रेशियो प्रोवाइडेड होगा, फाइन। तो एक्स से कैसे निकालोगे? सिंपल, दिस इज बी इंटू एक्स का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2 प्लस 1.5 m माइनस 1 ASC ब्रैकेट एक्स माइनस डी सी, दिस इज इक्वल टू MAST d माइनस एक्स। यहां से आप क्या कैलकुलेट कर लोगे? यहां से आपका एक्स ए की वैल्यू आ जाएगी। एक बार एक्स ए की वैल्यू आ गई, बस अब कुछ नहीं करना है, क्योंकि क्वेश्चन में लोड या बेंडिंग मोमेंट दिया होगा, तो बेंडिंग मोमेंट मैक्स आपके पास होगा। यू विल राइट दिस इक्वल टू, दिस इज एरिया इनटू एवरेज स्ट्रेस लेट्स से दैट C अपॉन 2 इनटू d माइनस एक्स ए अपॉन 3 प्लस एरिया, दिस इज 1.5 m माइनस 1 ASC इनटू एवरेज स्ट्रेस कितना लेके चलते हैं यहाँ पे, दिस इज C1 इनटू द लीवर आर्म, दिस इज D माइनस DC। बस ध्यान क्या रखना है, यहाँ पे जो C1 है, इस C1 को C की टर्म्स में आपको लिखना होगा, मतलब C अपॉन C1 जो है, जैसे आप लिखते आ रहे थे अभी तक, दिस इज एक्स ए अपॉन एक्स ए माइनस DC। तो यहाँ से C निकाल के यहाँ से मतलब C1 निकालना पड़ेगा, दिस इज C इंटू एक्स ए माइनस डी सी अपॉन एक्स ए, इसको उठा के यहाँ पे पुट करना होगा आपको, और सारी चीजें आपके पास है, ये भी वैल्यू आपके पास आपको गिवन होगी, सिर्फ सी अननोन हो जाएगा, वहां से सी निकलेगा, सी को यहाँ पुट करोगे, C1 निकलाएगा, और C1 और C आ गया तो आपका T भी आ जाएगा। कैसे T आ जाएगा? अगेन यू कैन अप्लाई द सिमिलर ट्रायंगल। देखो कॉन्सेप्ट एक बार समझ में आ गया तो सब आसान हो जाता है। C अपॉन, इसको T लिख लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल T बाय M दिस इज इक्वल टू एक्स ए अपॉन डी माइनस एक्स ए। यहाँ से आपका टी कैलकुलेट हो जाएगा, और अगर एडिक्वेसी के लिए कोई ग्रेड दिया हुआ है तो उस ग्रेड के लिए जो परमिसिबल स्ट्रेसेस है, ये वैल्यूज स्ट्रेसेस से कम होनी चाहिए। अगर ज्यादा है तो सेक्शन आपका एडिक्वेट नहीं है। कंक्रीट के अंदर जो क्वेश्चंस हैं इनमें सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन का खेल है। अगर ध्यान से कैलकुलेशंस करोगे तो आंसर सही ही आएगा। जनरली बच्चों का जो कैलकुलेशंस होती है इसमें बहुत मिस्टेक होते हैं, क्योंकि एग्जाम में टाइम कम होता है, प्रेशर ज्यादा होता है, आपको फटाफट करना होता है, और ये जो इक्वेशंस बनती है टिपिकल बनती है। इसलिए मैंने कहा ऑब्जेक्टिव में कॉन्सेप्चुअली क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, कॉन्सेप्चुअल, लेकिन टिपिकल न्यूमेरिकल्स दे विल नॉट आस्क। तो कॉन्सेप्ट समझने में बार बार आपको बता रहा हूँ, चीजें बोल रहा हूँ कि आप उन चीजों को ध्यान रखो। तो समझ में आ गया होगा। ये डब्ल्यू रेनफोर्स बीम का एनालिसिस था। नेक्स्ट क्लास में हम इसकी डिजाइन का प्रोसीजर और देख लेंगे, उसके बाद फिर नेक्स्ट पार्ट है अपना टी का, उसको देखते हैं। तब तक के लिए जस्ट कीप ऑन लर्निंग, कीप ऑन राइजिंग, कीप ऑन रिवाइजिंग।